अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इज गुड, इट मींस कि यहाँ पे एक ट्रस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स की जो ये एक पार्टिसिपेशन है उसने ये भी जेस्चर दिया है कि अब फाइनली इकोनॉमिक नंबर्स कंट्रोल हो रहे हैं। आईएमएफ के हवाले से जो एक डील है या फिर कंडीशंस है वो फुलफिल कर ली गई हैं, बजट पास कर लिया गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अलाइन है और अब नेक्स्ट वीक के अंदर फाइनली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और वाजे करना ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा मार्केट के वॉल्यूम्स देखें तो वो भी बड़े ज़बरदस्त यानी कि बेटरमेंट की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे वीक के अंदर कल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक डिमोरलाइज सिचुएशन थी, लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स और लुक एट द स्टैटिस्टिक्स अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है। इट मीन्स कि एक गुड चेंज है, गुड कंट्रास्ट है। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन इस चीज़ की ज़मानत है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर बजट पास होने के बाद अगर हम बात करें कैट के नंबर्स के यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के, तो वो मिनिममली हम कह सकते हैं बस 10% रह गया, बाकी तमाम 90% ऑलमोस्ट हम कर्व कर चुके हैं। इंपोर्ट के हवाले से हम ज़बरदस्त उसके नंबर्स आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑस्टेरिटी की तरफ हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने कंट्रोल की हैं और इस कंट्रोल का नतीजा ये निकला है कि थोड़ा सा पैनिक को छोड़ के अगर हम नंबर्स को देखें तो हमारे नंबर्स इस रिजल्ट्स पे पहुंच रहे हैं कि अब चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल हैं। अगर हम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें या तमाम डोनर्स की बात करें तो उनका भी यही एक बात है कि पाकिस्तान में जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा सेट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो मुल्क में मुश्किल हालात आते हैं, तमाम मुल्कों में आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग से जो है वो कोई कंट्री है। फंडामेंटली पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है और नंबर्स जो हैं वो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें सेट हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। हम कह सकते हैं कि प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट के मिनिस्टर यानी कि एहसन इकबाल साहब ने ये लेटर लिखा है कि उन्हें जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं चाहिए बल्कि छोटी गाड़ियों पे जो है वो इस्तेफादा करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे नहीं है, अभी मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो सबको अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने हैं और ये मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से ऐसा जेस्चर देना इट मीन्स कि यहाँ पे सब दे आर वेरी कीन टू डू द वेल। सो अब यहाँ पर जो है वो अच्छे काम करने की और अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन। नेशनल असेंबली ने बिल पास किया है, फाइनेंस बिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। टैक्सेशन कंट्रोल होगा, टैक्सेशन बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा तो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नीड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ईयर्स लो आया है, तो विच इज़ वेरी गुड। और आज के दिन की हम मार्केट के नंबर्स से ही इम्पैक्ट ले सकते हैं कि ज़बरदस्त जो है वो आज स्टेटमेंट देखा जा रहा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं हमें सैयद खालिद फातमी साहब ने ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शकील ए कमाल साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फातमी साहब आपसे क्या दिखाई दे रहा है सर? इकोनॉमिक नंबर्स गवर्नमेंट की जानिब से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और देखा ये जाए कि एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना, अपने अपने आप को सबसे पहले सही करना, ये तो बड़ा ही एक कमाल की बात है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें आप कि आईएमएफ 10 दिन यहाँ रुक के चले गए जी, और जाने के बाद जो उन्होंने सिग्नल दिया वो ये था कि तुम्हारी कोई बात हमें मंजूर नहीं है। इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमत की काविशें अपनी जगह, लेकिन अमल में और काविश के दरमियान जो गैप है उसको कैसे ख़त्म किया है जी। अभी अच्छा, आपने आईएमएफ का ये कहना कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, मानेंगे नहीं ये तो नहीं कहा देखिए, उन्होंने। बात ये कि सारा खेल तो आप ये कह रहे हैं कि भाई सारी दुनिया में खेल ही रिफॉर्म का सवाल। बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन, 75 साल हो गए हैं हमें ना। रिफॉर्म में जो 2 पॉइंट उन्होंने कहा है वो बड़ा बहुत ही वाजे है, जो हम भी जानते, आप भी जानते हैं और हमें डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ मदहसराई में लगे रहे तो गोया हम खुद भी हुकूमत और आवाम के साथ सिंसियर नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ 2 बात कही थी कि उम्रा की रियायतें ख़त्म कर दें और गरीब आवाम के टैक्सेस ख़त्म कर। अगर तो इस हवाले से रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो बहुत खुश आइंद है।
अभी आपने क्या एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि गाड़ियाँ छोटी और बड़ी नहीं, गाड़ियाँ क्यों हैं भाई? पहले तो वो ये जवाब देना कि गाड़ियाँ दी क्यों गई हैं, मतलब ये क्या, कौन लोग? अच्छा, ये मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रही, तो हर हुकूमत में हो रही है, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है कि अभी इस हुकूमत के आने के बाद ग्रेड 17 से 22 के पास गाड़ी नहीं। 1975 तक, बल्कि मैं समझता हूँ 80 तक भी मुमकिन है कि कोई इस किस्म का रिवाज नहीं था कि किसी सरकारी अफसर को गाड़ी दी जाएगी, अब दी जाती है। अच्छा, तो ये भी बहस नहीं, बहस ये है कि क्या आपके पास जो IMF के शराइत हैं उसमें क्या आप समझ रहे हैं, मैं तो इतना बड़ा इकनॉमिक्स नहीं हूँ कि मैं दावा कर सकूँ, क्या आप समझ रहे हैं कि आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? वो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, हो जाएं, अल्लाह करे। जो आप सड़कों पर निकलें, सब्ज़ी दाल के भाव देखें, गोश्त मक्खन और दूध के भाव देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि गरीबों की चीखें निकल रही। अच्छा, ये हुकूमत ही का फ़र्ज़, और हम सब हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ, अवाम, तो हम तो यही बार बार हुकूमत से कहेंगे, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और फिर ये कहूँगा कि इट नीड्स ए ड्रास्टिक चेंज, नॉट ए ग्रेजुअल चेंज। क्योंकि देखिए, ग्रेजुअल मतलब एक आदमी बीमार है तो आप शुरू में तो ग्रेजुअल कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट के, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, फिर आगे आगे आगे। हम लोग वी आर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, जो खुद बल्कि अभी शायद किसी मिनिस्टर ने खुद ही कहा है कि अगर ईमानदारी से देखें तो वी आर कम्प्लीटली कोलैप्स। खुद ही, मुझे याद नहीं, शायद ख्वाजा आसिफ ने या किसी ने कहा अपने बयान में, तो ज़ाहिर होगा सरकारी बयान हो गया, उन्होंने कहा हम बैंकअप हैं नहीं, हो चुके हैं। तो ये मैं इसलिए अब हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि जब वो कह रहे हैं तो ज़ाहिर है अंदर की बात बता रहे हैं। इस बैंक करप्सी से निकाल, अच्छा मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा और फिर कह रहा हूँ, IMF की सारी शरायतें आपने मान ली, 1% GST भी बढ़ा दिया 170 बिलियन के चक्कर, है ना। आपने जनाब आली शादी हॉल में 10% इजाफा कर दिया। शादी तो कॉमन आदमी कर रहा है, शादी कोई VIP तो नहीं कर रहा ना, आम आदमी कर रहा, चलिए उस पर भी मान लिया आपने। उसके बाद आपने दूसरी तमाम चीज़ों पे जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, खाना पीना सारे रोज़मर्रा की चीज़ों पे। ये तो लगाते जा रहे हैं जो करेक्शन, और अच्छी है, होना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जब तक आप कौम के 1% और 99% लोगों के दरमियान का गैप नहीं ख़त्म करें, यानी 1% इस मुल्क के, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं। कमाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही हैं, साथ साथ अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स जो है अब बहुत श्रिंक हो गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि अगर थोड़ी सी और तवज्जो दी गई तो ये सरप्लस में चला जाएगा, और जब करंट अकाउंट सरप्लस आएगा तो तमाम वैसे ही मुश्किलात सॉल्व हो जाएंगी। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से 2 साल बाद ऐसा देखा गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना श्रिंक हुआ, यानी कि 90% ख़त्म हो गया, सिर्फ 10% रह गया, और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं जिसके ऊपर सब पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब फाइनली उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत श्रिंक कर गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो 90% डाउन हुआ है। $0.2 बिलियन जो है ना हमारा करंट अकाउंट रह गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इकोनॉमिक नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाई इट हैपेंड, ये हुआ कैसे? जाहिर है हमारी ड्रास्टिक इम्पोर्ट डिक्लाइंस हुई हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 38% आपकी इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है। इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट में भी कमी आई है। 7% आपकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, और 17% के करीब आपके रेमिटेंसेस में कमी आई है। तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट में श्रिंक हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा नंबर है। मगर ये है कि इंपोर्ट में हमारी ड्रास्टिक कमी की वजह एनर्जी कंजम्पशन में हमारी कमी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वही आपने अभी एहसन इकबाल साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने छोटी गाड़ियों को रेकमेंड किया है। कुछ अरसे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आया था कि हम एनर्जी को बचाने के लिए हम जल्दी मार्केटें बंद करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की जरूरत है। और अगर अपर लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा ना, ये तो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होगा। बट हु विल इंप्लीमेंट दिस थिंग्स? इंप्लीमेंट तो गवर्नमेंट ही करेगी, और गवर्नमेंट ही उसके रास्ते निकालेगी कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, स्टेक होल्डर्स को किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जाए, ताकि वो मार्केट रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, किराना मर्चेंट हैं, या ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, या फैक्ट्री ओनर्स हैं, या शादी हॉल मालकान हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनको किस तरह से गवर्नमेंट फ्लरिश करेगी। उनका बिजनेस रात को होता है तो उनको आप बताएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात बताने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले खुद एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, और तभी उनके
के ऊपर बिलीफ बढ़ेगा। जी। नेचुरली जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, फातिमा साहब ने भी बताया कि 75 ईयर्स के साथ से ही हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक नंबर्स हैं और इस सिचुएशन से निकलने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स की ज़रूरत है और उसमें कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या इंस्टेंट मेजर नहीं चलेगा। मेजर इस तरह से नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे लेकिन विद द विल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, साथ में ऑपोजिशन को भी वो अपने इसमें लेकर के आए, ताकि ये ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट आप जानती हैं कि ये एक टेम्परेरी टाइम है, 1 साल के अंदर या 6 महीने में जब भी इलेक्शन होने, 5 साल के लिए तो नहीं आए ना, वैसे नहीं तो आए ना, तो ऑब्वियसली नई हुकूमत बनेगी, वो इसी जिस भी पार्टी की हुकूमत बनती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वक्त इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इमरजेंसी को फील करना चाहिए ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। कैड के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, आपने बता दिए, लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, जल्दी मार्केट्स बंद करे, एनर्जी कंजम्पशन हमारा सबसे बड़ा मसला है क्योंकि फ्यूल इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। पेट्रोल के जो नंबर्स हैं, यानी कि पेट्रोल की जो इंपोर्ट है वो भी डाउन हुई है, तकरीबन 9 to 10%। इट मींस कि यहाँ पे प्राइस हाई हो गए हैं, तो इस वजह से भी, और हमारी इंपोर्ट सबसे बड़ी फ्यूल की है। और अभी फातिमा साहब ने जैसा कहा, लेकिन एक चीज बताएं मुझे कमाल साहब, वो ये कि यहाँ पर जब डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ा गया, उसकी वजह से भी रुपी जो है वो पहले आपने देखा था डिप्रिशिएट हुआ, अब एप्रिसिएशन देखी जा रही है। तकरीबन 12 से 13 रुपए या फिर 18 रुपए एप्रिशिएट हो चुका है। 261 मार्केट का रेट चल रहा है। आप समझते हैं कि अब फर्दर अगर ऐसी ही चीजें, ऐसे ही मेजर्स, जरा सख्त मेजर्स दिए गए तो कंट्रोल हो जाएंगी चीजें? या इट शुड हैव डन अर्लियर, इसको पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है जब IMF की शर्त आई है तो उसको फ्री फ्लोट किया गया है और ऑब्वियसली वो एक पैनिक लाइक सिचुएशन थी। आप इंटरबैंक कुछ और है और वहां 15-15, 20-20, 25-25 रुपए का फर्क चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर। उसमें ऑब्वियसली जो डॉलर स्मगल हो रहा था पाकिस्तान से, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, होर्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन अब जब पैरिटी एक हो गई, एक्सचेंज रेट की पैरिटी इंटरबैंक और ओपन मार्केट की, तो बैलेंस आया, थोड़ा सा इस्तेहकाम आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा आया, लेकिन ये कि एक स्टेबिलिटी इस सेंस में आई है कि पैनिक ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी भी स्टिल हैव टू वर्क अ लॉट, अभी भी प्रेशर एक्सचेंज रेट के ऊपर हमारे काफ़ी है और इसलिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके इतने डिप्लीट कर चुके हैं कि $3 बिलियन के करीब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और हमारी इंपोर्ट को तो हमने कम करके कैड नंबर्स तो कम कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और रिसेंट पास्ट में कल ही मैं IMF की जो चीफ हैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था और उन्होंने यही कहा कि टैक्स द रिच, अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों को सब्सिडी दें। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली एक्ट करने की ज़रूरत है। टैक्स द रिच, इट मींस कि सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाएं। फातमी साहब, यहाँ पर तो इनडायरेक्ट टैक्स है और वो सबको देना पड़ रहा है। डिटेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी, लेकिन सबको ही देना पड़ता है, चाहे वो हमारी जो फूड इन्फ्लेशन जिसकी वजह से बढ़ रही हो या फिर डिफरेंट। आप समझते हैं कि अब जबकि गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ देना है या उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देना है और अमीरों पर टैक्स लगाना है, तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी लाएंगे? क्योंकि अगेन हम फाइनेंस बिल देख चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक अलग काविश थी कि नहीं, यहाँ पर जो है वो एक टैक्स बेस बढ़ना चाहिए और हम पहले से ही कोशिशें करते आ रहे हैं टैक्स बेस बढ़ाने की। तो आप क्या समझते हैं इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि जो 10 दिन में मीटिंग हुई है पूरी फिजिबिलिटी बना के दी गई है। ये कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है, पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। चाइना साथ बैठा हुआ, उसकी मिसाल मौजूद है, इंडिया की मिसाल मौजूद है, यूरोप की तो खैर बात अलग है, जापान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा 3 से 4 सतह पे आवाम की। देखिए ना, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बेसिक, जैसे अक्सर हुकूमत ऐलान करती है बेसिक तनख्वाह 17,000 या 18,000 20,000 है, और फिर इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं पता कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कि जो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह है वो तो सिर्फ हाज़ा मिन फज़ल रब्बी के तौर पे, लेकिन उनकी जो आमदनी है उसको रोकने से आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। वो हम नहीं रोक पा रहे और ये अच्छा मानने के लिए भी तैयार नहीं। दोनों बातें ना, जैसे मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि DHA या क्लिफ्टन जहाँ हम लोग रहते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जिनकी तनख्वाहें लाख 1.5 लाख है, उनके घर में 4 गाड़ियाँ। तो हम पूछ तो सकते हैं कि मेरे भाई वो बरकत का तरीका बताओ ताकि हम भी अप्लाई करना शुरू कर दें। हम छोटी सी खटारा गाड़ी में घूम रहे हैं। ये इसको बहुत संजीदगी, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी बातें करेंगे, हम भी करेंगे, प्रोग्राम करके घर चले जाए। मैं इस मामले में ज़रा रिजिड हूँ
कि जो कोर इश्यूज़ हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। कोर इश्यूज़ जो हैं आपके वो ये है कि गरीब यहाँ पिस रहा है और 1% लोग, अमेरिका तो खैर बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है चांद से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वहाँ कोई आबादी आपने की तो वो आपको ब्लॉक करना पड़े। अच्छा, उस ब्लॉक करने की जैसा कि फरमाया कमाल साहब ने कि आपको मशवरे के बाद, और वो अगर आप चाहेंगे ना कि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, हालांकि वो दुश्मन मुल्क है इसलिए बुरा भी लगता है कि वो उन्होंने एक रात 12 बजे ऐलान किया कि रुपया सीज कर। अब उसमें तो मतलब उन्होंने मशवरा तो किसी से नहीं किया ना, सर पकड़ के लोग बैठ गए। अच्छा, उसमें गरीब लोग भी मारे गए अभी भी, लेकिन उससे सिर्फ आपकी रिट का पता चला कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी सकता हूँ। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पिछले 75 साल में तमाम डेमोक्रेटिक हुकूमत, आर्मी जनरल की हुकूमत छोड़, तमाम डेमोक्रेटिक को एतबार जाता रहा है लोगों का। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है किसी भी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसा ही जैसे मुझे अपने बाप पे ही एतबार नहीं, घर पे, तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे? तो वो एतबार जो है, जो आपने भी फरमाया, ट्रस्ट लेवल जो है कि जब फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी कह रहा है, तो जैसे मैंने कहा ना अभी शुरू में कहा कि उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे, या एहसन इकबाल साहब ने कहा, सवाल ये है कि ये पहले भी आ चुके हैं, ये सब 2-2 3-3, ये सारे लीडर, मतलब देखिए ना, तकरीबन पाकिस्तान में एक अच्छी बात ये है कि वही 150 ख़ानदान है जो घूमते फिरते रहते, कभी इधर कभी कभी इस स्टेज पे कभी, तो इसलिए कोई नई बात तो नहीं है, उनको पहले भी पता, वो प्लानिंग के पहले भी रह चुके हैं, या जो दूसरे साहब आएंगे वो भी पहले रह चुके हैं, तीसरे साहब। आपको एक बार असेंबली में बैठ के, अच्छा इसमें सबसे अहम बात इनकी है कि सारी पार्टी शामिल होनी चाहिए, आप कोई फैसला अकेले नहीं करेंगे, ताकि कल जब आप नहीं हो तो वो ये न कहें कि जी वो तो उनका फैसला, हमारा तो हमसे तो पूछा ही नहीं था उन्होंने। डेमोक्रेसी में देखिए दुश्मनी ज़ाती नहीं होती है, सिर्फ नज़रिए की होती है। जिस दिन आपने दुश्मनी ज़ाती और पर्सनल की, उस दिन डेमोक्रेसी ऐसी दफन हो जाता है, जो हमारे यहाँ हो गया है। माने ना माने एक अलग बहस है, हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। आपको ड्रास्टिक लेना होगा एक्शन। मैं कह रहा हूँ आज फ़र्ज़ कीजिए, सिर्फ जो कभी नहीं होगा, ख्वाब है मेरा कि आज रात को 12 बजे ऐलान कर दिया जाए कि ग्रेड 19, 20, 21, 22 की तमाम गाड़ियां कल सुबह घर से उठा के नीलाम कर दिए। आप बताएं क्या कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अजय तो आप क्या सर, फिर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। हम फिर मेरे कहने का मतलब है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए ना, इन्होंने कह दिया ना कि उनकी जो एमडी है उसने म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जब उसके रेडियो के लोकल रेडियो ने उससे पूछा इंटरव्यू में कि आप पाकिस्तान से 10 रोज़ के दौरे के बाद आपका ग्रुप आ गया, क्यों, आपने क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारा कोई उनसे पाकिस्तान से इख्तलाफ नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट पे झगड़ा था कि गरीबों को टैक्स कम कर दो और अमीरों की रियायतें कम कर दो, ये मतलब सब्सिडी कम। अजय तो अब आप ये बताइए मुझे, खुद आप समझा दीजिए कि और इसमें क्या वो मैनेजमेंट आपको बताएं। अब उंगली पकड़ के तो पेंसिल से ड्राइंग नहीं करवाएंगे ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपने अच्छा एक्सपेंसेस तो देखें ना, जब हम सरकारी एक्सपेंस कहते हैं तो उसका बिल्कुल अलग मकसद होता है। ब्रिज भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, ये आता है ना सर, जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, उससे इजाफी जो पर्सनल और प्राइवेट वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कटौती। अच्छा, वो कब कर सकते हैं? जब आपको सबसे पहले, जो हमारे यहाँ खुद इस्लाम ने सिखाया है कि हर वो काम करें जिसको आप पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये जो आपने कहा कैटेगराइज कर सकते हैं हम, और एक बाकायदा बना सकते हैं। आप कमाल साहब इकनॉमिक्स से, इनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आखिर क्या तरीक़ा है कि आवाम के मुख्तलिफ कैडर बना दिए जाए। आप तनख्वाहों में भी तो बनाते हैं, ये प्यून है, ये क्लर्क है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, बनाते हैं ना, तो टैक्स में भी बनाए, उसमें क्या परेशानी, किसने रोका है आपको? स्लैब्स बनाए आप। स्लैब्स तो है ना सर, स्लैब्स है, अप्लाई नहीं हो रहा ना भाई। आपने अभी खुद ही कहा GST सब पे अप्लाई। मैं अक्सर सोचता हूँ अपने आप से और सवाल करता हूँ कि जो टैक्स कराची में मैं दे रहा हूँ एक टेलीफोन कार्ड का, वही टैक्स वही घरों में दे रहा हूँ बच्चा, जबकि घरों की तो मतलब सोचिए, मैं कोई अकल लगाएंगे घरों वाले के लिए कितना महंगा पड़ा। ये आपको तय करना होगा। अच्छा, उसकी 2 सूरतें हैं। देखिए, हम लोग कॉपी करते हैं बाहर को, उसकी 2, या तो आप अवाम का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बराबर कर दें, जो आप करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप कहते हैं पर नौकर खत्म। आप तो बगैर ड्राइवर के चल ही नहीं सकती ना, आप बगैर खानसामा के नहीं रहती, आप बगैर नौकर। मुझे बता दीजिए कि क्लिंटन से लेके, ओबामा से लेके बाइडन तक के किसके घर में शेफ और किसके घर में ड्राइवर, बता दिए, आप बता दिए, आप भी जानते होंगे, नहीं है ना, हम उनसे बड़े हैं।
तो आपको ये क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक वो जो पुराना स्लेवरी सिस्टम है वो हम उससे अभी गए नहीं है बाहर, तो आपको ये मानना होगा कि भाई मैंने याद होगा आपको, अक्सर मैं कहता हूँ इनकलाब कभी भी इकानमी नहीं आता है, इनकलाब आता है अखलाकी, वो टर्न कर जाता है, यानी पहले मजहब आता है या कोई अखलाकी इनकलाब आता है जो टर्न करता है कि भाई ये करो ये करो ये करो, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप संजीदा हैं तो ये करना होगा। बाकी डिटेल फातमी साहब ने बताया है, मैं इसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमाल साहब मुझे ये बताइए कि आपने स्टार्ट में बताया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप, और एक्सपोर्ट इसलिए भी कम हुई है क्योंकि वो आइटम्स इंपोर्ट नहीं हो रहे जो इश्यूज थे। गवर्नमेंट की जानिब से अब काफ़ी एलसीज के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। कल भी हमने ये डिस्कशन की और आज भी मैं बताना चाहती हूँ कि 100 आउट ऑफ देखा जाए तो 60 to 70% जो है ये मैटर हल कर लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये हो भी रहा है। आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना किसी ना किसी तरीके से ज़रूरी है, तो इसमें क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? मतलब कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं? एक तो ये कि इम्पोर्ट को हमें थोड़ा सा अगेन फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, इसके अलावा इम्पोर्ट पे कर्व तो किया गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, जो है लग्जरी आइटम्स के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो आपके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। अभी इस वक्त आपकी 2 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी वो उन्होंने अपना शट डाउन किया हुआ है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ठीक। और क्यों नहीं कर रही? उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए इसलिए, हाँ, उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी इसलिए कि वो कैड इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो सीकेडी किट जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए, और डॉलर उनके रेंज में नहीं आ रहा कि वो प्राइसिंग कैसे करें अपनी कार की या अपनी प्रोडक्ट की। तो ये सिचुएशन जो है ये एक बड़ी गंभीर तो है, लेकिन इससे निकला जा सकता है, और इसके लिए आपको विल एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको अपनी रेट कायम करने के लिए अपना कैरेक्टर शो करना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं, तो आपको वो दिखाना भी पड़ेगा कि हम इस लायक हैं, हम इस काबिल हैं, हम ये कर सकते हैं। उसके लिए बिलीफ लेवल, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा फुकदान है जिसकी ज़रूरत है। ट्रस्ट को रिस्टोर करने की गवर्नमेंट्स की रेट उसी वक्त कायम होगी कि जब लोगों पर गवर्नमेंट का यकीन और लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होगा। अब आ जाइए कि जी अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं। गवर्नमेंट आई है, अनपॉपुलर डिसीजंस ले रही है, तो लोग तो पैनिक करेंगे। हमारे घरों में भी अगर सख्ती होती है तो वो भी आगे से एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर तो ये एक मुल्क है। आप समझते हैं इसमें कोई सख्ती, यानी कि रेट आपने जिक्र किया है तो लॉ, अगर इनको ये क्लियर बताए ना, तो एक बात ये है कि देखें, अगर आप ये अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेते, जो कि अभी 170 बिलियन रुपीस के टैक्सेस इंक्रीज किए गए हैं, इस अगर पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा किया गया है, लेवी लगाई गई है, अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, लग्जरी आइटम्स की आपकी ड्यूटीज में इजाफा किया गया है, तो क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से बचने के लिए, आईएमएफ से निगोशिएट करने के लिए, आईएमएफ से रिस्टोरेशन ऑफ $7 बिलियन के 9th प्रोग्राम में जाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये मेजर्स करें। इससे 24-25% इन्फ्लेशन ऑलरेडी थी हमारे मुल्क में, और गुज़िश्ता 3-4 साल का ही ये शाखसाना है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ है वो आज की है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, और आईटी के नंबर्स लास्ट ईयर से कंपेयर किए जाएं तो 2% इसमें गेन देखा गया, विच इज़ नॉमिनल, बट इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग कि आगे आने वाले दिनों में देखिए, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ आईटी दीज डेज। ई कॉमर्स इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ है, और गुज़िश्ता 15 साल के अंदर जिन बड़ी कंपनीज ने दुनिया में इमर्ज की हैं और बीइंग अ बिग कंपनीज वो नजर आई हैं, वो सारी की सारी आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, वो सारी की सारी ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम रहती है यहाँ पर, जिसका 26% से ज़्यादा यूथ है, जो कि इस वक्त टेक ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी से वो हम आहंग होता जा रहा है। हमें उसके लिए रास्ते खोलने चाहिए, हमें उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, हमें उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देनी है लामहला, अगर आप एजुकेशन दे देते हैं तो। मगर इट्स अ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वो आप ट्रेड कर सकते हैं, और आपके पास ज़र मुबादला आएगा, आप फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनली, उसके अगेंस्ट में आपको डॉलर मिलेंगे, यूरोज मिलेंगे, रियाल मिलेंगे, तो आपको पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज भी स्ट्रेंथन होंगे, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। लेकिन हम ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या एक इमर्जिंग बिजनेस है जो कि अभी टाइम लगेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस है, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का क्या हाल है? हमें एग्रीकल्चर भी अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ठीक है, फ्लड इज द
बिग थिंग, पाकिस्तान ने को फ्लड $30 बिलियन का हिट दे करके गया और उसकी वजह से कई फसलें मुतासिर हैं, आज तक मुतासिर हुई हैं। तो अब यकीनन अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, अपनी पर हेक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें साइंटिफिक मींस के जरिए, तो हम एक तो ग़िज़ा में खुद कफील हों, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो कि हमारी फूड इंपोर्ट में लगा है कमी इस आ बार, जाएगी। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी ग़िज़ा में खुद कफील हो जाएंगे तो जाहिर है जो ज़ायद मिकदार की ग़िज़ा होगी वो आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और पाकिस्तान अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है पर एकड़, तो पाकिस्तान दुनिया को खिलाने के काबिल है, ये मैं बता दूं आपको। इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतनी फर्टाइल लैंड है, बस हमें काम करने की ज़रूरत है और सही विजन के साथ काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। गारमेंट्स के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। जो हमारा कन्वेंशनल एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, इसके अलावा सीमेंट हमारी इस वक्त बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है, लेकिन अभी 170 बिलियन रुपीस का जो टैक्स रेस करने का इसहाक डार साहब ने अभी इम्पोज किया है, उसमें ₹1 और ₹1.5 टैक्स इसके ऊपर भी ऐड किया गया है सीमेंट की पर बैग के ऊपर। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इट मींस कि आपने सीमेंट का जिक्र किया है तो मैं स्टील का भी बताते चलूं कि स्टील सेक्टर के प्राइस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हाई साइड पे गए हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आगे अगर आप कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आपको जितना सीमेंट चाहिए स्टील भी चाहिए। हम खुद इस बिजनेस से वाबस्ता हैं। आबाद जो उसके पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसके वो परेशान है इस वक्त, बिल्डर्स परेशान है कि हम किस रेट के ऊपर लोगों से पैसा लें, पर यूनिट कॉस्ट क्या चार्ज करें, कहीं स्टेबिलिटी तो आए। कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इस वक्त स्टील 300,000 पर टन पे चले गए हैं ऑलमोस्ट, विच इज सिग्निफिकेंट ना, बहुत रिमार्केबल इंक्रीज है। 1.5 होता था, अब 3% डबल ऑलमोस्ट चली गई है। फिर इसके बाद सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं। फिर इसके अलावा जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसमें टाइल्स हैं, सैनिटरी वर्क्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, ये सब इंपोर्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे कैसे देख रहे हैं आप? अगर इतना ज्यादा इश्यूज हैं और फिर बिल्डर्स परेशान हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन तमाम चीजों को देखते हुए भी हो भी रही है या नहीं? बड़ी सबसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की। रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज इससे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो सबको प्रॉब्लम आएगी। प्राइस कंट्रोल, अच्छा प्राइस कंट्रोल ये नहीं है कि इंपोर्ट महंगी हो रही है, ये नहीं है कि डॉलर बहुत बड़ा हो गया है। हमारे यहाँ गवर्नेंस का भी और प्राइस कंट्रोल का भी प्रॉब्लम है। आज आप किसी सब्जी वाले से जाकर के बात करें तो वो कहता है कि डॉलर का रेट पता है आपको। हाँ। तो यानी कि हालांकि उस सब्जी के ऊपर डॉलर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपको एक इशारा देता है कि डॉलर का भाव पता है भाई आपको। हाँ। तो पेट्रोल का भाव पता है, पेट्रोल का भाव पता हाँ। है, तो ठीक है, पेट्रोल की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स में इजाफा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डिमिनिश्ड है, थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा एमिनेंट है। लोगों को लामहला घर चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो इससे इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं दिया जाएगा, प्राइसेस इतनी हाई चली जाएंगी, तो ये इंडस्ट्री कुछ अरसे के लिए परेशानी का शिकार रहेगी। वेल, फरीद आलम साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप CEO हैं AKD ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद साहब, सबसे पहले ये बताइए मार्केट की जो एक परफॉर्मेंस है वो कैसे देख रहे हैं? आज के दिन एक ब्रीथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वीक का आगाज देखें आप तो नेगेटिव जोन में हुआ मंडे ट्यूसडे। डू यू थिंक दैट आज के दिन यानी कि सेकंड डे है और पॉजिटिव देखा जा रहा है, पूरे वीक के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होगी मार्केट की? जी, फर्स्ट डे आपको हमेशा मुझे याद है, अब हमें काफी साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, यू ऑलवेज मीन एंड नोट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। देखिए मैडम, हुआ ये कि जब वीकेंड से पहले ही, बल्कि जुमेरात जुमे को ये खबरें शुरू हो गई सोशल मीडिया पे आना कि शायद एमरजेंट स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी को बुला के खुदा न खास्ता रेट बढ़ा देगा। तो थर्सडे भी गुजर गया, फ्राइडे वीकेंड भी खैरियत से गुजर गया, फिर मंडे ट्यूसडे भी हो गया। लेकिन जो ये तलवार है वो लटकी हुई है। हमें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को जाहिर है अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जहां बहुत सारे नेगेटिव्स पहले चल रहे हैं। अगर ये वैसे तो मार्केट 100, 150 या 200 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज के लिए भी तकरीबन
उसने जहन बनाया हुआ है लोगों ने, बट जी। वो अपनी जो 16 या 17 मार्च को जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें क्योंकि अगर उसके अलावा ये करते हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि शायद हम अभी भी बहुत ही वीकर विकेट पे हैं, डिस्पाइट कि हमने 170 बिलियन के टैक्सेस और बहुत सारी जो IMF की बातें थी वो देर और सवेर पहले तो हम डेफर करते रहे, उसके बाद हम सारी ही चीजें एक 10-15 दिन में सब मान गए। सो एक तो ये इम्पैक्ट था जिसने तंग किया और आज भी तंग किया और थोड़ा दिन अभी करेगा शायद, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी ट्रेजरी बिल की और काइबर की मूवमेंट ये शो कर रही है कि मार्केट थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक को कंसीडर कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि अब आप देखें कि डॉलर का रेट थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो गया है, रिसीट कर रहा है, तो उससे ये भी सिग्नल है मार्केट को कि IMF इज नॉट रेडी अब नाउ अ फार थिंग, ये भी तकरीबन हम करीब आ रहे हैं। सो ये जो बैकलॉग है LCs का, एक दफा ये क्लियर हो जाए, IMF, मल्टीलैटरल, सऊदी अरब, चाइना, तो ये काफी सारा इनफ्लो जो रुका हुआ है बिकॉज ऑफ एंटरिंग इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद IMF, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और एक कोई ऐसा दिन होगा जिसमें माशाल्लाह और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि 1000, 1500, 2000 पॉइंट बढ़ जाएगी, मार्केट रिकवर कर लेगी। फरीद साहब, ये मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद जो इंपोर्ट कर्व हुई हुई हैं, फिर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स कम हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा जो एक सोल्यूशन है वो ये कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक एक्सपेंशन मुमकिन नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर इंपोर्ट्स कम होती हैं तो फिर एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। आप समझते हैं कि अब इन हालात के अंदर ये कैसे मुमकिन होगा कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें या ग्रोथ भी हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरेट हो? मुश्किल सिनेरियो बिल्टअप हुआ है, लेकिन आप देखें कि हमें इस वक्त जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इसी ने लीजिंग, इसी ने ही इस्तेहसाल या इसी ने ही प्रोडक्शन करके अपने आप को आगे चलाना है। जो डिसिप्लिन लोग हैं या जो थोड़े खुदा खौफी वाले हैं वो इन अगले 6 महीने साल में थोड़ा कम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि नई इंडस्ट्री लगाने की इस वक्त ना जरूरत है, ना LC खुलेंगी, ना इस रेट के ऊपर नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। हाँ, ये जरूर आप देखें कि सीमेंट सेक्टर में सिर्फ चले एक सेक्टर को लेके बात कर लें तो अगर इनकी कैपेसिटी 75 या 80 मिलियन टन पे गई हुई है, तो अभी भी ये लोग रुक नहीं रहे, अभी भी ये प्लान करते रहते हैं स्पॉन्सर्स ऑफ द सीमेंट प्लांट्स कि हम इसको कैपेसिटी को बढ़ाएं। और ये जो मालकान हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये मेरे और आपसे बहुत आगे के लोग होते हैं। अभी आप देखें कि इन्होंने 5-10 लोगों ने बायबैक शुरू किए हुए हैं, उसमें एंग्रो, मैपल लीफ, उसमें स्पेल, HBL, बैंक अल्फला, तो ये बहुत सारे लोग, क्योंकि मार्केट की जो प्राइसिंग है, सेकेंडरी मार्केट की प्राइसिंग इतनी लो हुई हुई है कि ये लोग खुद अपनी चीज को खरीदने के लिए आगे आए हैं, which is a great sign and a good sign for the equity investor. जहां तक आपकी ये बात रही कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का एक खुदा न खास्ता ये इट कैन किक इन, तो मैं इससे एग्री करता हूं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इस तरह की एपिसोड्स छोटी मोटी या दर्दनाक किस्म की थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन इसको कैसे झेलेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कैसे आगे चलेगा, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ, और हम वी कंटिन्यू टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद द लास्ट ईयर ऑफ आवर्स। हमें देखना है कि दुनिया में आज हमारे जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो कैसे इस वाली प्रॉब्लम को, इन्फ्लेशन को और ये जो एनर्जी के क्राइसिस को झेल रहे हैं। तो आई थिंक द आंसर लाइज इन लिविंग टुडे, नॉट इन द पास्ट। वेल फरीद साहब, ये भी बताइए कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत चीप है, यहाँ पर बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आपने कहा कि कुछ लोग सामने आ रहे हैं, अपना ही माल खुद खरीद रहे हैं। मार्केट को इन तमाम चीज़ों में आप कहाँ देख रहे हैं, और साथ साथ जो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ और दिस इज द राइट टाइम टू बाय? जी, मेरा ख्याल है सिर्फ अब जो कसर रह गई है, ऑल्दो इट हैज टेकन लॉन्ग दिस टाइम, वरना हमेशा होता था ना कि हम कहते थे कि अगर पुराने दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बट इस दफा टाइम ज्यादा लगा है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे। और
तो ये IMF वाला प्रोग्राम एक दफा इन प्लेस हो जाए, थोड़े से फंड्स आ जाएं, थोड़े से मुराद मैं वैसे कह रहा हूँ एहतियातन, जो पाइपलाइन में है सऊदी अरब, चाइना और बाकी लोगों से, जी तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जहां से थोड़ी, जैसे ही ये चीजें इन प्लेस होंगी तो मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, और ये इसको काफी जितना दबाते हैं स्प्रिंग को उतनी तेजी से ऊपर जाता है। आई विश इक्विटी इन्वेस्टर्स गुड लक, और ये चीजें अगर आप साथ साथ रखें अपने अपने जहन में तो फर्क पड़ेगा। कमिंग टू द सेक्टर्स, आई थिंक जो एनर्जी वाले हैं, ये जो समथिंग टू डू विद जहां डॉलर की प्राइस एप्रिसिएशन से इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि रिफाइनरी पॉलिसी वाले भी एक काम थर्ड टाइम आ रहा है। अगर ENT के अंदर आ जाएं और रिफाइनरीज आ जाएं, बैंक्स आ जाएं, सिक्लिकल्स में सीमेंट सेक्टर ने देखें पूरे, आप जो मर्जी नेगेटिव देख लें जो हुई मार्केट में, और बहुत सारे नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर ने और फर्टिलाइजर ने भी, लेकिन फर्टिलाइजर को मैं इसलिए इग्नोर कर देता हूँ कि उनको चीप मिल जाती है गैस। ऑटो के नंबर भी इतने बुरे नहीं हैं जितने हम लोग सोच रहे थे कि। एंड व्हाट अबाउट फूड सेक्टर? रमजान भी तो आ रहा है ना आगे। जी, फूड सेक्टर के अंदर भी इम्पैक्ट, क्योंकि वो पास ऑन करने की पोजीशन में है फूड सेक्टर और बाकी लोग भी, अभी तक डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं है, कम जरूर हुई है। तो आई थिंक फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ये ENT वाले जिनकी अर्निंग्स डॉलर्स में हैं, उस पे ज्यादा फोकस करें और एंट्री लें अगर नए लोग, तो इस वक्त हारने का चांस कम है। फरीद साहब, वेल लास्ट क्वेश्चन में बस 1 मिनट का आप मुझे आंसर दे दीजिए कि रिफाइनरी पॉलिसी जो कैबिनेट डिवीजन को पेश कर दी गई है, क्या इस बार चांसेस हैं कि अच्छी रिफाइनरी पॉलिसी आ जाए? क्योंकि 2 साल से तो हम वेटिंग लिस्ट में ही है ना। जी, रिफाइनरी पॉलिसी का आपने सही कहा, 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं कि ये बार बार बनती है और फिर शेल्फ हो जाती है। आई थिंक ये अभी अगर सऊदी अरब वाली इन्वेस्टमेंट ने आना है तो वो भी लोग शायद, क्योंकि इतनी बड़ी 8-10 बिलियन डॉलर की जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे नीड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो शायद इस दफा चांसेस हैं कि ये अप्रूव होके आ जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन वो 1 लाख बैरल पर डे से ज्यादा की रिफाइनरी होगी तो उसके बेनिफिशियरी कम होंगे। वेल, थैंक यू सो मच फरीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ जाती है तो इस गवर्नमेंट को ये एक बहुत ज़बरदस्त मुबारकबाद है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक रिफॉर्म्स आ जाएं। कमाल साहब भी मौजूद है हमारे साथ, फातमी साहब भी मौजूद हैं। फातमी साहब, प्लीज़ इस पर कॉमेंट कीजिए। गवर्नमेंट की जानिब से बड़े ही कहते हैं ना अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। रिफाइनरी पॉलिसी भी कल आपने देखा है कैबिनेट डिवीजन को पेश की गई, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, रिफाइनरी जो हमारे मुल्क में ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ज़रूरत है इस बात की है कि यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो पॉलिसी तो हमें रिक्वायर्ड है। क्या समझते हैं आप, अगेन एक अनपॉपुलर डिसीजन आएगा, अगेन एक ऐसी चीज़? आपने पहले भी कहा, कमाल साहब से भी बात की, अनपॉपुलर, यही कहा ना आपने, फैसलों की वजह से दुश्वारी हो रही। ये एक तरफ रख के सोचे कि क्यों हो रही है, ये पहले आप सोच लें, आपको जवाब। देखिए, इसकी छोटी सी मिसाल, हालांकि ये मजहबी है लेकिन मिसाल है, जंग खंदक में लोगों ने शिकायत की रसालत माफ से कि हम लोग सुबह से लड़ रहे हैं और भूखे हैं, आपने दामन उठाए तो 3 या 4 पत्थर बंधे हुए थे, बात ख़त्म हो गई ना। एंड दैट इज़ द सोल्यूशन इन द वर्ल्ड, कि हर वो चीज़ जो आप करने जा रहे हैं उसमें सामने वाले को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि इट इज़ फॉर देयर बेटरमेंट। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कमाल साहब ने भी कहा कि वो जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत बड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से अब कोई सी ये हुकूमत हो या कोई भी, इससे पहले हम कोई बात तस्लीम करने के लिए, ये जो रिफाइनरी की पॉलिसी के हवाले से आपने बात की है, हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैं ये भी बता दूं आपको कि इन्होंने 2 या 3 बार जो बना के दिया वो उनको समझ में नहीं आया, तो अब इन्होंने UAE से हेल्प लिया है। UAE की 3-4 बड़ी जो कंपनियां हैं जो सऊदियों के कहने के बाद बना रही, फिजिबिलिटी बना रही, होपफुली वो इस तरह बन जाएंगी कि हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला हम सबको उम्मीद है कि वो हो जाएगा, और हो जाने से बड़े सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशहाली की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ खुशहाली का प्रॉब्लम है। खुशहाली की कभी, अल्लाह न करे, कभी पाकिस्तान में, अक्सर लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सोने की कान है, किसी काम की नहीं है। हीरों की काम है, किसी के कान,
हीरे जवाहिरात बलूचिस्तान में भरे हुए हमारे काम के नहीं। गवादर पोर्ट है, उसके लिए हम रोना गाना। आपको ये पता करना होगा। देखिए ना, हम कह रहे हैं भाई, अक्सर बच्चा आता है, साहब MBA कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है, अक्सर होता ना इस तरह। तो आप उससे पूछते हैं कि भाई पता क्या, मतलब लोग दुश्मन तो नहीं है तुम्हारे? कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें वो इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट के वो तमाम लूप। आपको पता है कि IMF ने जो बेसिक शिकायत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे की, वो ये की कि आप लोगों ने जो सारे वो दिए हैं आदाद व शुमार, वो सही नहीं है। तो अब आप सोचें क्यों कहा उन्होंने, मतलब दुश्मन तो नहीं है। दूसरी बात, आप ये सोचें कि क्या IMF से ये जो कर्जे मिल जाएंगे, इस कर्जे के बाद परमानेंट आपकी जान छूट जाएगी? नहीं, ये तो वापस करना है। और एक और बात आपको बता, जो ये जो अभी जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी सैलाब ज़दगान के हवाले से, वो भी आपको कर्ज दिया गया। तो अब आप कैलकुलेट करें कि एक तरफ आपकी डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के साथ इन सब सारे कर्ज़ों को वापस करना अगर नहीं करेंगे तो अनदर 3 से 5 साल बाद हम तो नहीं होंगे, आप जो बच्चे हैं वो बैठ के यही डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई करें क्या कर्ज़ों का। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ये मत कीजिए कि अभी हाल ये हमारा मिजाज है ना कि चलो भाई काम बन गया ना, दिस इज़ नॉट गुड। आप ये कहें कि ये जो काम बन रहा है ये फॉर ऑल टाइम रहेगा, और क्या मतलब फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, जो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। क्या आज से 30 साल 35 साल और 20 साल पहले पाकिस्तान में पैसों की डॉलर सड़कों पे मारे चलते थे भाई, पूछने वाला नहीं था, लोग रुमाल में लेके पेशावर में घूम, कहाँ गए सारे? आपने नहीं इज्जत की, आपने उसका हक अदा नहीं किया। जब हक अदा नहीं किया तो 2 प्रॉब्लम है, आपका एतमाद वेस्ट से ख़त्म हो गया, और प्लस आप आज कह रहे हैं डॉलर के लिए, आप ही कह रहे हैं, आप इसी पे खुश हो रहे हैं कि 261 है, खुश हो रही ना, आप खुद ही कह रही हैं कि भाई बड़ी कामयाबी है, कह रही, हम भी कह रहे हैं, हकीकत है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बैठी हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्पोर्ट। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा, मैं फिर यही कहूँगा, उसका हल एक तो शॉर्ट टर्म जो करना करें, लॉन्ग टर्म में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ाएं, हर स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, बिग स्केल, जो होता है, ये जो बड़े बड़े हाथी पालने की। अच्छा, दूसरी बात ये कि तमाम जो नेशनलाइज है इसको ख़त्म करके लोगों को बांट दें, भाई इकानमी फ्रीडम दे, लोगों को काम करें, उसमें 2 पैसे खा रहे खाने दें उनको, लेकिन आपको देंगे वो। ये जो आपको शौक़ है हर काम खुद, यानी मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत की, ये जो खपत और शौक़ है कि हर मामले में, जैसे मैं आपको तो जो बैंक के रेट्स हैं, आपका काम नहीं है ये बैंक खुद डिसाइड करे कि एक गांव का बैंक है वो 1% ले रहा है लोगों से, चेक के 5 रुपये ले रहा, और एक कराची शहर वाला 100 रुपये। इट इज़ अप टू देम, नॉट वी के डिसाइड करें हम कि जी आप सब जो है घारों से लेके और पेशावर तक और कराची तक सबसे चेक बुक के 50 रुपये लेना, दिस इज़ नॉट फेयर। तो फिर यही होगा जो आपका हाल चल रहा है, हर बार हम शिकायतें करेंगे, सोल्यूशन देंगे, और आखिर में इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह कह के खुश हो जाएंगे कि भाई अल्लाह ताला अब हमारे साथ है, हम क्या कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट सॉल्व। चलें जी, फातमी साहब ने अपने अंदाज में बड़े डिटेल जो है वो डिस्कशन की है। कमाल साहब प्लीज़ आप इसके ऊपर एक बात कीजिए कि इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैं फरीद साहब से भी पूछ रही थी कि ये सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट होने जा रही है कि बैंक भी फ्लरिश करेंगे ऑब्वियसली अगर मार्केट के ऊपर हम देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे ही जाएगा, विच इज़ वेरी ट्रू, और इस चीज़ से आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए क्या सोल्यूशन है, आप समझते हैं? देखिए, इट इज़ वेरी एमिनेंट राइट नाउ कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे, और फरीद साहब ने भी कहा कि मार्केट में 3 दिन से ये खबर थी कि कोई एमरजेंट मीटिंग कर करके MPC की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की खबर आ रही थी, लेकिन बहरहाल अभी तक तो नहीं आई है। अब 15-17 तारीख तक जब भी होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। क्यों? कि इन्फ्लेशन नंबर्स आपके कंट्रोल पे नहीं है, इन्फ्लेशन इज़ हाई, अपने हाई पर है, और लामहला आपको उसकी पैरिटी के लिए इंटरेस्ट रेट 0.5% और 1% मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि ये सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिकली तो इसको फिस्कल मेजर्स लिए जाएंगे, और आप उसको टाइटनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं कि फिस्कल टाइटनिंग करेंगे आप ताकि आप इकोनॉमी को किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। फाइन, इसलिए कंट्रोल में कोई चीज़ है नहीं, आपके एक्सचेंज रेट कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके हाइक के ऊपर, और इन्फ्लेशन इस वक्त नंबर्स जो है ना वो होशरुबा हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे कि फातमी साहब ने भी कहा कि स्टेट का काम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाना नहीं है, लामहला IMF की तरफ से ये पहले भी आ चुकी है, और ये हर गवर्नमेंट के ही मैनिफेस्टो में नहीं तो कम से कम उनके प्रायोरिटीज़ में होता है कि हमें प्राइवेटाइजेशन पे जाना है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उसको कामयाबी से कर नहीं पाती। तो
तो प्राइवेटाइजेशन उसमें हर्डल्स इतनी आ जाती हैं, फिर वो एक अलग डिबेट वो एक स्टार्ट हो अलग जाती डिबेट है, है। लेकिन हाँ। लामहला आपको अपने एसेट्स, आपको जो सफेद हाथी आपके पास हैं, जिनको आप एक्सचेकर पैसा दे रहा है सालाना लोगों की प्राइवेटाइज तनख्वाहों के करना लिए, चाहिए। उनको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। वेल, थैंक यू सो मच। शकीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फातमी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर IMF के हवाले से जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो फुलफिल कर ली गई हैं, तमाम चीज़ें इन हैंड हैं। नेक्स्ट वीक IMF का जो ट्रांच है यानी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन होने जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगी और उससे तमाम चीज़ें कैटर होती हुई दिखाई देंगी। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।